Hello everyone. In previous lecture we will discuss about the jaundice. इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड हमारा खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मीन्स खुद ही खुद को एक्सप्लेन कर रहा। कैसे वर्ड को तोड़ते हैं इसमें हम देखें तो दो चीज़ों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज हेपेटिक, और हेपेटिक का मतलब होता है लिवर से रिलेटेड। आपकी हेपेटोसाइट हो गई, हेपेटिक लोब्यूल हो गए, तो हेपेटिक वर्ड किससे मिलकर बना है या इसका मतलब क्या हुआ, लिवर। और दूसरा जो वर्ड है दैट इज आइटिस, और आइटिस मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ भी आइटिस आए मतलब इन्फ्लामेशन, हेपेटाइटिस हो गया, पेनक्रेटाइटिस हो गया, गैस्ट्रिकाइटिस हो गया। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो स्वेलिंग। तो हमारे लिवर की जो स्वेलिंग है उसे ही हम बोलेंगे हेपेटाइटिस। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, सो इट रेफर्स टू द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। वही लिवर में क्या है, इन्फ्लामेशन है, आसान भाषा में हम कहें तो स्वेलिंग। इसके अलावा इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग इन इनएडिक्यूट फंक्शनिंग ऑफ लिवर। एक तो इसमें स्वेलिंग मिलेगी, आपके लिवर में सूजन देखने को मिलेगी, और क्योंकि उसमें सूजन है साथ ही साथ और भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, और भी बहुत सारे टाइप के सिम्टम्स हमें देखने मिलेंगे। तो इस वजह से क्योंकि हमारा लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, मीन्स इन एडिक्यूट। अगर एडिक्यूट होता तो पर्याप्त फंक्शनिंग, यहाँ पर है इन एडिक्यूट। जो हमारी लिवर की फंक्शनिंग है वो सफिशियंट नहीं होगी, वो अपर्याप्त होगी, मीन्स लिवर हमारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। इसके बाद कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, जैसे कि दी हेपेटाइटिस में भी अक्यूट और क्रॉनिक। हमारे जो हेपेटाइटिस है वो अक्यूट भी हो सकता है, अक्यूट में बहुत बार बता चुका हूँ। अक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, कोई भी एक ऐसा डिसीज या कंडीशन जो थोड़े समय के लिए हो। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ क्रॉनिक, मीन्स जो एक लॉन्ग टर्म के लिए हो। और यहाँ पर स्पेसिफिकली जो हमारा अक्यूट हेपेटाइटिस है ये 1 से लेकर 6 मंथ तक, यूजुअली तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, बट हाँ अगर 1 से लेकर 6 महीने तक हमारा जो हेपेटाइटिस है किसी पर्सन में है तो हम उसे अक्यूट में कंसीडर करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो हेपेटाइटिस ए हो गया और ई हो गया, ये आते हैं हमारे अक्यूट में। और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि बहुत ही ज़्यादा हम देखा तो घातक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूजुअली होता क्या है कि अगर ये किसी पर्सन में है भी तो समटाइम्स आपको सिम्टम्स मिलेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सिम्टम्स ही ना मिलें, एंड दे रिजॉल्व विद इन देम सेल्फ, ये खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें भी यूजुअली हेपेटाइटिस ए है या ई है, अगर एक बार ये किसी पर्सन को हुए तो मोस्टली केसेस में ये होता है कि जो हमारी बॉडी है वो खुद ही इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। इट मीन्स दे अकर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम, कि किसी भी पर्सन को यूजुअली एक ही बार होता है, दूसरी बार नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी इन वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगी जो इनसे फाइट करेंगे। इसके अलावा हम देखें सो इट कैन बी क्रॉनिक, ये क्रॉनिक भी हो सकता है, मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए। और यूजुअली ऐसा हेपेटाइटिस जो आपका 6 महीने से ज़्यादा है ना, दैट लास्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, उसे हम कंसीडर करते हैं क्रॉनिक में। और इसके अंदर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी और सी जो कि बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, है ना, मतलब ये डेंजरस रहेंगे, इनको हम हल्के में नहीं ले सकते। अगर इनको हमने हल्के में लिया तो ये हमें हल्का कर देंगे। इसके बाद यहीं पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इन सीवियर कंडीशन हेपेटाइटिस में लीड टू लिवर फेलियर एज वेल एज डेथ, जो यही है स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी और सी। ये क्या होता है, इतना ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं कि लिवर फेलियर, समटाइम सिरोसिस होता है, वो भी इसके बाद हम कवर करेंगे। आसान भाषा में ये आप समझो लिवर फेलियर, कि लिवर का फंक्शन, और लिवर होता है मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा फंक्शनिंग लिवर ही परफॉर्म करता है। और अगर लिवर डैमेज तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पर्सन की जान ले सकती है, सो इट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसके बाद अब हम बात करते हैं आईपी ऑफ हेपेटाइटिस। अब आईपी क्या, आईपी मतलब इंक्यूबेशन पीरियड, पहले ही मैंने बताया, फिर से बता दे रहा। आईपी या इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में एक पैथोजन आया है, कोई भी ले लो, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस वायरस की बात कर रहे हैं। आज किसी भी एक पर्सन की बॉडी में हेपेटाइटिस वायरस आया, अब ये आज ही आया है, धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर बॉडी को डैमेज करेंगे, और मान लो
15 दिन के बाद क्या होता है, पर्सन में सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, साइन आने स्टार्ट होते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। जब आपकी बॉडी में एक पैथोजन की एंट्री हुई है और उसके कितने दिन बाद, कितने घंटे बाद, कितने मिनट बाद, कितने हफ्ते बाद या कितने महीने बाद आपको पहला सिम्टम्स आया, दैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। तो अब इंक्यूबेशन पीरियड ना सबका अलग अलग होगा। जैसे मैंने बता दिया, जो अक्यूट है उनका कम होगा, जो क्रॉनिक है उनका बहुत ज़्यादा होगा। तो एक जो मैंने कॉमन में लिखा है दैट इज़ 15 to 180 डेज। 15 डेज यूजुअली इनका होता है, इनके सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस हैं इनमें काफ़ी टाइम लग सकता है, यहाँ तक कि 6 मंथ तक। तो वही है 15 डेज से लेके 180 डेज, है ना। यहाँ पर इसी को मंथ में निकाल लो, 30 का गुणा करो, 30 30 19 60, 30 3 90, 120, फिर आप देखोगे तो 150 और 6वें महीने में आ जाएंगे 180 डेज। तो ये हो सकता है इनका इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद अगर हम कॉसेस की बात करें, कॉसेस और टाइप को एक साथ देखेंगे, क्योंकि यूजुअली टाइप ही हमने कॉज के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाइड किया है। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ वायरल हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस तो समझ में आ गया कि लिवर की स्वेलिंग है, लिवर में डैमेज है, किस वजह से, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। और स्पेसिफिकली यही है, 5 होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस और ई वायरस। और इसमें भी अगर मैं बहुत डिटेल में बताऊं, वैसे तो देखो क्योंकि सभी हैं, एक ही वीडियो में इन सबको कवर करना बहुत ही मुश्किल है, तब भी हम इन्हें कंबाइन ही कवर करेंगे। हाँ, स्पेसिफिकली हमारे पास टाइम होगा तो हम इन सबको अलग अलग से पढ़ेंगे। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो हमारा जो हेपेटाइटिस ए है, सी है, डी है और ई है, ये जो तीनों होते हैं ये होते हैं हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सिर्फ जो हमारा हेपेटाइटिस बी है ये होता है आपका डीएनए वायरस। इसको आगे और भी हम देखते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। नाम ही इंडिकेट कर रहा, ऐसा हेपेटाइटिस मीन्स हमारे लिवर की स्वेलिंग जो किस वजह से हो रही है, एल्कोहल की वजह से, वाइन, शराब, वोडका, जो आप बोलना चाहो, पौआ छोटे कुछ लोग बोलते हैं ना, तो उस वजह से कि अगर आप सुबह शाम पौआ का एक ढकौना कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक में, है ना, होता है कि सुबह भी मुँह ही धुल रहे हैं, तो उस पर्सन में कहीं ना कहीं ये जो एल्कोहल है हमारे लिवर की सेल को डैमेज कर सकती है, हेपेटोसाइट को, वहाँ स्वेलिंग कॉज कर सकती है। और ऐसी स्वेलिंग, ऐसे हेपेटाइटिस को हम बोलते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस। ऐसा हेपेटाइटिस जो ड्रग्स की वजह से हो। अब बोलोगे भैया फिर तो हम दवाई ही ना खाएं। नहीं भाई, आप दवाई खाएं एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में, कि अभी कभी आपको बुखार आई है महीने भर में, आपने एक पैरासीटामोल सुबह ली, एक शाम को ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपको महीने भर में दर्द है, आपने सुबह शाम खाई, ठीक है। लेकिन अब कुछ पर्सन होते हैं जैसे झंडू बाम ही है, उनका सिर दर्द कर रहा, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी झंडू बाम लगा रहे हैं, पता चले फिर वो इतने सेंसेशन रिसेप्टर हो जाए कि उसका असर ही नहीं हो रहा। सेम एस दवाई, कुछ लोग बिल्कुल सुबह भी दर्द की गोली, शाम की दर्द की गोली, दोपहर में भी गोली, खाने से ज़्यादा गोलियाँ खा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे कुछ पर्सन होते हैं, कुछ की मजबूरियां भी होती हैं, जैसे कोई होता है कि जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, किसी की कीमोथेरेपी चल रही है। लेकिन हाँ, दर्द में हमें जो टैबलेट्स हैं वो संभल के ही लेना चाहिए। अगर आप क्रॉनिक कंजम्पशन उनका करते हो तो ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स के, कोई भी ड्रग्स हो, उन सभी के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, अगर मैं कहूँ तो ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिसे मैंने फार्माकोलॉजी में और डिटेल में बताया, तो टॉक्सिक इफेक्ट आप बोल दो, साइड इफेक्ट सभी ड्रग्स के होते ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी वो ड्रग्स हैं, वो भले ही वो पैरासीटामोल हो, वो आपके लिवर को डैमेज कर सकती है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो। इसके अलावा आगे देखें तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। फिर से बट को तोड़ता, ऑटो मतलब खुद और इम्यून मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो कि हमें डिफेंस देता है पैथोजन से, वायरस से, बैक्टीरिया से। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आती हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि यार हमें गलत फहमी हो गई, हम अपने दोस्त को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेम एस यहाँ पर जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें ये लगता है कि जो हमारी ये जो लिवर सेल है, हेपेटोसाइट, ये बाहर की सेल है, ये हमें डैमेज पहुँचाएंगी। तो जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ हैं वो इन्हीं लिवर सेल को डैमेज पहुंचाते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेस हैं, एक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया, ऑर्गन डोनेशन के टाइम हो सकता है, अगर मिसमैचिंग होती है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर खुद हमारा इम्यून सिस्टम इन लिवर सेल को डैमेज करेगा और इनकी स्वेलिंग होगी, तो इसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस को। अब या तो आप इसे स्प्रेड कह सकते हो
या फिर आप इसे कह सकते हो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि पर्टिकुलरली वो कौन कौन से मोड हैं या फिर वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनके वजह से जो हमारा हेपेटाइटिस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पर मोड हैं स्प्रेड के, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसमिशन के। एक एक से हम सभी को कवर करते हैं। जो फर्स्ट मोड है दैट इज कंटामिनेटेड फूड और वाटर। कंटामिनेटेड फूड क्या आप बोल सकते हो दूषित, कि आपका एक खाना है, कोई भी एक फूड है, अगर वो दूषित है मीन्स उसमें हेपेटाइटिस के जो वायरस थे, है ना, स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस ए एंड ई, अगर वो प्रेजेंट है। या फिर एक पानी है, यूजुअली जो होता है आजकल ना रोड साइड पे जो होता है खाना, फुल्की खा रहे हैं हम, मोमोज खा रहे हैं, अब वहीं पर पता चले गंदा पानी भरा है और मान लो कि उनमें आपका हेपेटाइटिस ए या ई प्रेजेंट है, और अगर आपने वो फुल्की खा ली, वो पानी पी लिया, देन आपको ये जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकता है, मीन्स हेपेटाइटिस का ट्रांसमिशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज फीकल ओरल रूट, या फिर इसे फीको ओरल रूट थ्योरी भी कहा जाता है। क्या होता है बट को ही समझो, फीकल जो बर्ड निकला है इट इज रिलेटेड टू स्टूल, है ना, या फिर जैसे हम बोलते हैं फीसेस। आसान भाषा में अगर हम बात करते हैं, जैसे गांव में जो लोग बोलते हैं या तो आप लैट्रिन बोल देते हो, सो दैट इज फीसेस। सेकेंड थिंग इज ओरल, जैसे हम माउथ बोल सकते हो, और रूट, रूट को आप समझ लो एक रास्ता। अब इसको समझते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीको ओरल रूट को समझना। अब इसमें होता क्या है, दो एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले मान लो एक बच्चा है जिसका नाम है छोटू। अब छोटू क्या करता है, छोटू को कौन सा इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस। अब छोटू क्या करेगा, खाना खाएगा, सुबह जाएगा खेत में हल्का होने। अब जैसे ही छोटू वहाँ पर मान लो हल्का होने गया, और कहीं ना कहीं वो कैसा है, बाय प्रोफेशन कुक है, मीन्स खाना बनाता है, और थोड़ा सा अनहाइजीन भी है, मतलब नाखून बड़े बड़े हैं, ना ही प्रॉपर हैंड वॉश कर रहा। तो होगा क्या, जब वो सुबह हल्का होने जाएगा, फ्रेश होने जाएगा, कुछ स्टूल के जो पार्टिकल्स हैं, फीसिस के पार्टिकल्स हैं, वो उसके नेल में फंस गए। अब उसी फीसिस में पर्टिकुलरली आपका हेपेटाइटिस ए या फिर ई वायरस भी फंस जाएगा। और जब वो पर्सन, है ना, ये स्पेसिफिकली छोटू, जब खाना प्रिपेयर करेगा और वही खाना आप खाओगे या कोई भी पर्सन खाएगा, तो इस तरीके से ये जो वायरस के पार्टिकल्स हैं उस पर्सन से बाकी सब में फैल जाएंगे जिसने भी ये खाना खाया है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ आ गई, कंटामिनेटेड फूड। तो फीको ओरल रूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फीसेस से वायरस था निकला और ओरल रूट के थ्रू दूसरे पर्सन में गया। एक एग्जाम्पल ये है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं, मान लो फिर से गांव में एक बच्चा है जिसका नाम है मोनू, ठीक है, या बुजुर्ग भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, उसे भी हेपेटाइटिस है। अब वो भी सुबह जाएगा खेत में हल्का होने। अब मान लो कि वहाँ पर जहाँ पर भी वो फ्रेश हुआ है उसी के बाजू में गाजर की खेती है या मूली की खेती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने वहाँ पर वो फ्रेश हुआ, जो भी ये वायरस के पार्टिकल्स थे वो वहाँ से कहाँ जाएंगे, उस खेती में, चाहे वो गाजर की हो या फिर मूली हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी चीज़ हुई, गाजर ही है, उसे बिना ही धोए और सीधे ले लिए मुंह में। तो होगा क्या कि ये जो वायरस के पार्टिकल्स थे इस तरीके से फीसेस से गए थे उस गाजर में, उस मूली में, और पर्सन ने उसे खाया माउथ से, फीको ओरल रूट, यानी कि वायरस का ट्रांसमिशन हुआ फीसेस से माउथ के थ्रू, किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। और इसका यहाँ पर हो गया ट्रांसमिशन, मेनली कौन कौन सा, हेपेटाइटिस ए और ई। इसके अलावा जो नेक्स्ट मोड है ट्रांसमिशन का दैट इज क्लोज कांटेक्ट। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर लिखी है, सेलफिश के थ्रू भी हो सकता है। अब ये तो यार सेलफिश हो गई है, जितने भी सी फूड हैं, है ना, मतलब आपकी जो भी फिशेस हो गई, मछली हो गई, या जो भी वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू भी। इसकी वही थ्योरी है फीको ओरल रूट एक्चुअल में, कि मान लो कोई पर्सन था, जैसे होता है ना बहुत सारी रिवर्स हैं, उसके बाजू में कुछ लोग फ्रेश हुए हैं, उन्हें हेपेटाइटिस था। अब वो जो वायरस हैं उस स्टूल में है, और जैसे ही बारिश हुई वो आपका जो फीसेस है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो आपकी रिवर में मिल जाएंगे। अब वहाँ पे जो मछलियाँ हैं, सेलफिश हैं, उसी फीसेस को खाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है ये वायरस चला गया। अब मान लो आप कहीं से भी या तो पकड़ के लाए या मार्केट से खरीद के लाए और आपने इसे पकाया और ये प्रॉपरली पक नहीं पाए हैं, तो जो इनके अंदर वायरस है जब आप अंदर खाओगे तो आपके अंदर चले जाएंगे और ये फिर से आपके अंदर कॉज कर देगा हेपेटाइटिस। तो वही चीज़ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मोड है दैट इज क्लोज कांटेक्ट। अब क्लोज कांटेक्ट या पर्सनल कांटेक्ट, तो इसमें स्पेसिफिकली आता है
सेक्सुअल इंटरकोर्स, या अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उसके थ्रू भी एक पर्सन से जो इन्फेक्टेड है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दूसरे हेल्दी पर्सन में इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और आती है, किस या फिर किसिंग। वैसे इसका कोई डायरेक्टली ऐसा है नहीं, है ना, ये रेयर होता है, बहुत ही कम चांसेस हैं। जनरली सैलाइवा से किसिंग से हेपेटाइटिस ट्रांसमिट नहीं होता। लेकिन अगर दोनों पर्सन है, मान लो एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे हेपेटाइटिस है, इसे भी अल्सर है माउथ में, और जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, अगर दोनों में अल्सर है ना, अगर ड्यूरिंग किसिंग जो ब्लड आपस में मिक्स हो रहा है, तब ये जो केस है, इस केस में हेपेटाइटिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। अदरवाइज इस मोड से इस तरीके से ट्रांसमिट नहीं होता। तो इसके बाद स्पेसिफिकली ये जो हमने 3 मोड देखे हैं, इसमें जो मेनली ट्रांसमिट होते हैं दैट इज हेपेटाइटिस ए एंड ई। इसके अलावा कुछ और भी मोड हैं, जैसे कि अगर हम आगे बात करें तो इन्फेक्टेड ब्लड, या फिर आप बोल सकते हो बॉडी फ्लूइड्स। और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ही आता है आपका ब्लड, सैलाइवा भी आ गई, है ना, जो कि मैंने बता दिया। इसके साथ साथ अगर और हम बात करें तो बॉडी फ्लूइड में आपका सीमन हो गया, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, है ना, सीमन स्पेसिफिकली मेल में, वेजाइनल फ्लूइड अगर हम बात करें तो फीमेल में। तो अब ब्लड के थ्रू कैसे, पहली चीज़ तो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, कि अगर कहीं पर जल्दबाजी है या कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं, है ना, कि उन्होंने ब्लड की मैचिंग ही नहीं की और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड डाल दिया, तो यहाँ पर भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड एक हेल्दी पर्सन में गया है तो वहाँ हेल्दी पर्सन को हेपेटाइटिस हो जाएगा, स्प्रेड हो गया। इसीलिए कभी भी अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है या फिर ऑर्गन डोनेशन होते हैं तो हमेशा ब्लड की जो मैचिंग होती है ना, क्रॉस मैचिंग, कि ब्लड ग्रुप मिल रहा नहीं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि ब्लड है तो ये किस में हो सकता है, ड्रग एब्यूज़र, जो पर्सन ड्रग लेते हैं बहुत सारे एक साथ, एक ही इंजेक्शन लेंगे, एक ने ली उसी से दूसरे ने ले ली, तो मान लो एक इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस से, उसमें ब्लड लग गया, अब वही दूसरे ने यूज़ की, तो उसमें इस तरीके से चीज़ें ट्रांसमिट हो सकती हैं, है ना, निडल से। इसके साथ साथ जो होता है ना कि जैसे हम बार्बर के पास जाते हैं दाढ़ी बनाने, तो वो क्या करते हैं, मान लो एक ही ब्लेड से एक की बनाई उन्होंने, अब एक पर्सन में कट लग गया, उसको हेपेटाइटिस है, और उसी ब्लेड से उन्होंने दूसरे में किया और उसे भी कट लग गया, तो यहाँ पर भी ब्लड आपस में मिक्स हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है और हेपेटाइटिस ट्रांसमिट हो जाएगा अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट मोड है दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब इसमें भी यही थ्योरी है एक्चुअली, क्योंकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम अगर हम देखें तो सीमन और वेजाइनल फ्लूइड का भी एक्सचेंज होता है, और ये दोनों भी आते हैं बॉडी फ्लूइड में। तो आपका जो स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी, सी और डी है, इन तरीके से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मोड रहेगा दैट इज मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में। स्पेसिफिकली अगर मैं सिर्फ चाइल्ड ना लिख के फीटस लिखूं तो और भी अच्छा रहेगा। फीटस का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो माँ के पेट के अंदर है, यूजुअली यूटेरस में होता है लेकिन हम बोल देते हैं पेट में, है ना, एग्जैक्ट में यूटेरस में होता है। तो अब ये भी कैसे होगा, ये भी होता है बॉडी फ्लूइड से, क्योंकि मदर और फीटस, मान लो ये रही हमारी एक मदर की बॉडी, इसके अंदर ये रही फीटस की बॉडी, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और इसी से पूरा रहता है ब्लड, जिससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपके फीटस को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर जाते हैं। तो ब्लड ही भी तो है बॉडी फ्लूइड। तो ये कब होता है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब बच्चा माँ के पेट में है, तो माँ अगर इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस से, स्पेसिफिकली बी, सी और डी, तो मदर की बॉडी से जो हेपेटाइटिस के वायरस हैं वो फीटस में आ सकते हैं, मीन्स यहाँ पर बच्चे को जन्मजात हेपेटाइटिस मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम और भी कुछ मोड्स की बात करें तो यहाँ पर है शेयरिंग पर्सनल आइटम्स। अब शेयरिंग पर्सनल आइटम्स क्या, एक तो वही रेजर्स हो गई, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो टूथ ब्रश, क्योंकि कई बार होता है हमें अल्सर है और ब्लड के कुछ पार्टिकल्स हैं या हेपेटाइटिस वायरस है वो हमारे ब्रश में आ गया, उसी को एक दूसरे पर्सन ने यूज़ किया, तो इस तरीके से भी चीज़ें स्प्रेड हो सकती हैं। इसके बाद ये था हमारा पूरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर स्प्रेड। इसी में मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, रिस्क फैक्टर, कि पर्टिकुलरली वो कौन कौन से फैक्टर हैं या कौन पर्सन है जो ज़्यादा रिस्क पे है, किसके, हेपेटाइटिस के। तो इसी ट्रांसमिशन से समझ लो, पहली चीज़ है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ऐसे पर्सन जो घर का खाना नहीं खा पाते हैं, मतलब या तो उनके पास टाइम नहीं है, बाहर से ही यूजुअली ज़्यादा खाना खाते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा हैं।
क्योंकि हर जगह तो नहीं भाई, बहुत जगह ऐसा रहता है कि प्रॉपर सैनिटेशन होता है, हाइजीन होता है, लेकिन हमारे यहाँ आप देखोगे फुटपाथ पे ज़्यादातर अनहाइजीन, तो वो पर्सन। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो फीको ओरल रूट, तो ऐसे पर्सन जो स्पेसिफिकली सब्जियों को धो नहीं रहे हैं या कच्चा खा रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज़ ज़्यादा है, इसके रिस्क। इसके साथ साथ आगे अगर हम बात करें जैसे क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट होता है उसके दौरान भी ये चीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। इसके साथ साथ इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू, तो यहाँ पर वही ड्रग एब्यूज़र, जो बहुत सारे पर्सन होते हैं ना कि एक ही इंजेक्शन से 4 लोग ड्रग्स ले रहे हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क है। साथ ही साथ हमारे खुद मेडिकल्स वर्कर्स, चाहे वो नर्सेस हो गई, क्योंकि वो डील ही करती हैं कि एक हेपेटाइटिस पर्सन है, हेपेटाइटिस वाला, उन्हें इंजेक्शन लगा रही हैं, तो कई बार चांस होते हैं कि उन्हें ही कहीं ना कहीं कोई कट लग जाए, तो हमारे जो मेडिकल वर्कर हैं वो भी हाई रिस्क पर होते हैं। इसके साथ साथ अगर आगे हम बात करें तो वो बच्चा है ना जो माँ के पेट के अंदर है, और अगर मदर में हेपेटाइटिस है तो वो भी रिस्क में है, क्योंकि चांस है पूरे के पर्सन में जब भी वो जन्म होगा, जब भी उसको वो पैदा होगा, उसमें हेपेटाइटिस मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पर्सन होते हैं है ना स्पेसिफिकली ये हॉस्टल में या जो रूममेट होते हैं कि एक ही ब्रश से 3 लोग कर रहे हैं और भी चीज़ें आपस में शेयर कर रहे हैं है ना एक ही ब्लेड से, तो उनमें चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस की, कि हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे। सिंपल सी बात है, लिवर की स्वेलिंग हो रही है, लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर में होती है मैक्सिमम मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो पूरी जो प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। मीन्स पर्सन है, पहली चीज़ आएगी फटीक या फिर वीकनेस, थकावट। इसके साथ साथ सेकंड जो सिम्टम्स है दैट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर कराया है, इसके पूरे टाइप कि जो हमारी बॉडी है वो येलो कलरेशन होने लगेगा, चाहे आइस का हो है ना जो कंजक्टिवा है, या फिर स्किन हो, यूरिन का कलर हो। क्यों? क्योंकि बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब आप बोलोगे भैया ये क्यों हो रहा? रीज़न ये है कि जो हमारा लिवर है वही इस बिलिरुबिन को मेंटेन करने का काम करता है ना, इसको कंजुगेटेड करना, नॉन कंजुगेटेड करना, और अगर लिवर ही डैमेज है तो वो प्रॉपरली इसे मैनेज नहीं कर पाएगा और पर्सन में डेवलप होगा जॉन्डिस। अगर आप लोग इसे डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम है दैट इज एब्डोमिनल पेन। अब एक्चुअल में होता क्या, लिवर में ही पेन होता है, क्योंकि लिवर में स्वेलिंग हो रही है, तो स्पेसिफिकली हमारा लिवर है राइट साइड में, राइट एब्डोमिनल पोर्शन, तो उस एरिया में आपको पेन यानी कि दर्द देखने मिलेगा। इसके साथ साथ आगे देखें सो नॉजिया एंड वोमिटिंग, क्योंकि लिवर ही हेल्प करता है डाइजेशन में, बाइल एसिड सीक्रेट करके, बाइल जूस सीक्रेट करके। अब वो पूरी फंक्शनिंग बिगड़ गई है, डाइजेशन प्रॉपर हो ही नहीं रहा, तो जो पर्सन ने खाना खाया है वो बोलते हैं ना अनपच बन गई। तो पहली चीज़ नॉजिया और वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब तो आप समझते ही हो कि खाने को बाहर कर देना। नॉजिया होती है उससे पहले वाली फीलिंग डिस्कम्फर्ट की, कि हमें लगता है ना कि नहीं यार अब उल्टी आने वाली, दैट इज नॉजिया। इसके बाद आगे देखें सो लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख लगना, तो यहाँ है लॉस ऑफ एपेटाइट। अब सिंपल सी बात है, लिवर में दिक्कत है, डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं रहा, जब भी आप कभी देखना आपको वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, आपको वैसे ही खाने की इच्छा नहीं होती, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके बाद अगर हम और कुछ सिम्टम्स देखें तो इतना कुछ हो रहा, पर्सन में फीवर तो हो ही जाना है, और वैसे ही फीवर मैंने बताया कि हमारी डिफेंस का पार्ट है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी वायरस आएगा, हमारी बॉडी खुद करती है टेम्परेचर इंक्रीज फीवर, ताकि जो भी वो वायरस है या बैक्टीरिया है इस टेम्परेचर पे जिंदा ना रह पाए और किल हो जाए। इसके अलावा अगर कुछ और सिम्टम्स देखें तो डार्क यूरिन, क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा है। इसके साथ साथ हम देखें तो जॉइंट एंड मसल पेन। अब आप बोलोगे भैया है तो हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन हो रहा है लिवर का, लेकिन जॉइंट और मसल में पेन क्यों है? ये होता है ड्यू टू इम्यून फैक्टर्स। हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो क्या कोशिश करती हैं इस वायरस को किल करने की, लेकिन कई बार ओवर एक्टिवेशन की वजह से वो हमारे जॉइंट और मसल में भी इन्फ्लामेशन यानी कि पेन कॉज कर देते हैं। इसके बाद ये थे हमारे सिम्टम्स। अब देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन, कि चलो ये चीज़ें तो ठीक थी लेकिन कुछ घातक भी सिम्टम्स हो सकते हैं जिसे हम कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, जैसे कि लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का क्या मतलब होता है कि हेपेटाइटिस तो तब भी ठीक था, स्वेलिंग थी, कई बार हो सकता फंक्शनिंग हो भी रही थी लिवर की, यहाँ पर जो फंक्शनिंग होती है वो टोटली डैमेज हो जाती है, दैट इज लिवर सिरोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में से ही कवर करेंगे।
इसके अलावा हम देखें तो लिवर फेलियर के एकदम यहाँ पर कंप्लीट लॉस ही हो गया कि अब लिवर हमारा फंक्शन ही नहीं कर रहा है ना, और जो कि कहीं ना कहीं फिर डेथ में रिजल्ट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम मेटाबॉलिक प्रोसेस लिवर में होती है। इसके अलावा हम देखें सो हेपेटिक कैंसर, ये भी वही रीज़न है, क्योंकि जब आपको क्रॉनिक अगर हेपेटाइटिस है 6 महीने 1 साल, तो होता क्या है, सिरोसिस होगा, फिर साथ ही साथ वहाँ स्कार टिश्यू बनते हैं जिसकी वजह से कैंसरस ग्रोथ होने लगेगी। इसके अलावा हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, अब हेपेटिक मतलब लिवर, एनसेफेलो मतलब होता है ब्रेन, और पैथी ब्रेन की फंक्शनिंग क्यों गड़बड़ हो रही है, इसको बहुत अच्छे से समझना। हमारे लिवर का एक फंक्शन होता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, ठीक है, हमारी बॉडी बनाती है अमोनिया, अमोनिया होता है बहुत ही खतरनाक, अगर हम इसे यूरिन के थ्रू बाहर करेंगे तो डैमेज हो सकता है हमारी बॉडी को, इसीलिए हमारा लिवर इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, क्योंकि अगर हम इससे कंपेयर करें अमोनिया से, यूरिया कम खतरनाक होती है, हमारी बॉडी में डैमेज नहीं होता, ठीक है, और इस तरीके से यूरिया जाती है हमारी बॉडी से बाहर। लेकिन क्योंकि ये टॉक्सिक है, अब यहाँ पर क्योंकि लिवर का फंक्शन बिगड़ा है, अमोनिया यूरिया में अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, हमारे ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, और क्योंकि ब्लड में लेवल बढ़ा है कहीं ना कहीं ब्रेन में भी बढ़ेगा, तो ब्रेन की फंक्शनिंग खराब होगी। दैट इज हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, कि लिवर में डैमेज की वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग खराब होना। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमिनल वाला पोर्शन है वहाँ पर कुछ फ्लूइड फिल्ड सैक्स बनने लगे, जैसे थैली होती है ना छोटे छोटे, उस तरीके से इस चीज़ को बोला जाता है एसाइटिस। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस की, कि पर्टिकुलरली हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि एक पर्सन है और उस पर्सन में हेपेटाइटिस प्रेजेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मतलब क्या हम देख सकते हैं क्या पर्सन में वो सारे साइन और सिम्टम्स हैं जो कि हेपेटाइटिस की कंडीशन में हमें देखने मिलेंगे, जो कि मैंने पहले बताए। इसके अलावा अगर हम और आगे की टेस्ट की बात करें सो लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT लिखा है ना, इट स्टैंड फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट, जैसे का बट का नाम ही इंडिकेट कर रहा है, एक ऐसा टेस्ट होगा जो लिवर के फंक्शन को बताएगा, लिवर के जो फंक्शन है ना उनके फंक्शन को इंडिकेट करेगा। और कैसे से परफॉर्म करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, हम ब्लड के थ्रू, और ब्लड में भी स्पेसिफिकली हम किसको देखते हैं, एंजाइम्स को, प्रोटीन को, या फिर उन सब्सटेंसेस को जिनको हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, या फिर जिनके मेटाबॉलिज्म में लिवर का रोल रहता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर एक पर्सन है जिसे हेपेटाइटिस है, उसका लिवर डैमेज है, लिवर की फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वो ऐसे एंजाइम, प्रोटीन या अदर सब्सटेंस जो भी लिवर बना रहा, उनका अमाउंट कहीं ना कहीं मोस्टली केसेस में डिक्रीज ही हमें देखने मिलेगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि पर्सन में हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ और स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो हम ब्लड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इस ब्लड टेस्ट में भी 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि हम एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट क्या हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं, अगर हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस जो वायरस है वो प्रेजेंट है और पर्सन में हेपेटाइटिस है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ ब्लड बिलीरुबिन लेवल। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्लड में बिलीरुबिन के लेवल को अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा है, कहीं ना कहीं पर्सन में जॉइंडिस हो सकता है, लिवर की जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ हो सकती है, तो एक इंडिकेटर है कि हाँ पर्सन में हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ और टेस्ट की बात करें तो जो सबसे अच्छा टेस्ट है दैट इज़ लिवर बायोप्सी। और लिवर बायोप्सी को आप सिंपली समझ लो या सिंपली आप बोल सकते हो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। बहुत ही आसान भाषा में मैं कहूँ तो सिंपल सी बात है, हमें एक पर्सन है जिसमें क्या है, हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि इस पर्सन में हेपेटाइटिस हो सकता है। तो अब टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, एक निडल के थ्रू लिवर का थोड़ा सा टुकड़ा जो लिवर का टिश्यू है ना उसे निकाला जाता है, फिर उसे हिस्टोपैथोलॉजी जो मैंने लिखा है मीस माइक्रोस्कोप के थ्रू लैब में उसकी स्टडी की जाती है। जो लिवर की सेल है हेपेटोसाइट की, क्या इनमें स्वेलिंग है, क्या इनमें वायरस प्रेजेंट है, क्या ये सेल डैमेज है, और इस तरीके से ये टेस्ट जो है ये कन्फर्म कर देता है कि हाँ पर्सन में हेपेटाइटिस है या नहीं। इसके अलावा अगर और कुछ चीज़ें देखें तो CT स्कैन एंड MRI। CT स्कैन अगर हम बात करें तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी,
इसके अलावा हम देखें तो MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब पर्टिकुलरली ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके, इसके साथ साथ CT स्कैन, ये क्या कर सकते हैं, दे कैन जनरेट दी 3D इमेज किसी भी ऑर्गन की, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिवर की। तो ये लिवर की एक इमेज दिखा देंगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा अगर कहीं भी लिवर में स्वेलिंग है तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ पर्सन को हेपेटाइटिस हो सकता है। और इस तरीके से ये लिवर के डायग्नोसिस में या हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज़ यूरिन एग्जामिनेशन। तो यूरिन में फिर से पहली चीज़ तो कलर, क्योंकि अगर लिवर का फंक्शन बिगड़ा है, पर्सन में जॉइंटिस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो यूरिन का कलर एकदम कैसा हो जाएगा, येलो कलर में हो जाएगा। तो इस तरीके से इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हेपेटाइटिस। इसके बाद अब हम देखते हैं मैनेजमेंट, कि एक पर्सन है जिसमें साइन और सिम्टम्स से हमने डायग्नोसिस किया और उस पर्सन में हेपेटाइटिस है। अब हम उसे ट्रीट कैसे करें या मैनेजमेंट क्या है। पहली चीज़ एंटीवायरल मेडिकेशन। एंटीवायरल ऐसी मेडिकेशन जो वायरस को किल करेंगी, उनके रेप्लिकेशन को रोकेंगी कि हेपेटाइटिस आगे प्रोग्रेस ना हो। इसमें भी पर्टिकुलरली जो मेडिकेशंस हैं ये टाइप ऑफ हेपेटाइटिस पे डिपेंड करती हैं, कि अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस ए है तो हम उस तरीके से मेडिसिन देंगे, हेपेटाइटिस बी के लिए अलग, हेपेटाइटिस सी इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड इम्यूनोसप्रेसेंट। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करते हैं, ये आपकी जो इम्यून सिस्टम है अगर ओवर एक्टिवेट है, ये हम किस केस में देते हैं, जब एक किसी पर्सन है जिसको कौन सा हेपेटाइटिस है, ऑटो इम्यून, मतलब उसके जो एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी के वो ही लिवर को डैमेज कर रहे हैं, ओवर एक्टिवेट हैं, उस केस में हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनो एंड सप्रेसेंट जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे, उन एंटीबॉडीज़ को रोकेंगे कि भाई आप हमारी लिवर की सेल को डैमेज ना करो। इसके अलावा अवॉइडिंग एल्कोहल, ऑयली एंड स्पाइसी फूड, क्योंकि हमने एक टाइप देखा था एल्कोहल इंड्यूस हेपेटाइटिस, ऐसा हेपेटाइटिस जो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल से हो रहा, तो हम इन चीज़ों को भी प्रिवेंट करेंगे। साथ ही साथ जो ऑयली फूड हैं, स्पाइसी फूड हैं, ताकि लिवर में ज़्यादा डैमेज ना हो, है ना, क्योंकि अगर इतना आप स्पाइसी लोगे लिवर की फंक्शनिंग बढ़ेगी और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट। पहली चीज़ तो पर्सन को जो हार्ड वर्क है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर पर्सन ने हार्ड वर्क किया, सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ेगा, लिवर के ऊपर जो फंक्शनिंग है वो बढ़ती जाएगी, लोड बढ़ता जाएगा, वो कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है, लिवर फेलियर के चांसेस होते हैं जो एक कॉम्प्लिकेशन है। तो आपको प्रॉपर रेस्ट देना है पेशेंट को। इसके अलावा अब आप बोलोगे भैया हमें ये सब ठीक है, समझ में आया, लेकिन कुछ ऐसा बताओ कि हमें हेपेटाइटिस हो ही ना, कोई प्रिवेंशन बता दो। तो देखो सबसे अच्छी चीज़ है वैक्सीनेशन। वैक्सीन अवेलेबल है ना, जो होता है ना कि टीका लगवाना, लेकिन ये सिर्फ किस किस के लिए है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए, तो ये तो भैया आप लगवा ही लो। लेकिन इसके अलावा जो हेपेटाइटिस सी है, डी है और ई है, इनके लिए कोई भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो इनके लिए एक ही चीज़ है, अगर आपको इनसे बचना है कि अवॉइड ट्रिगर्स, है ना, बिल्कुल आप एल्कोहल से दूर रहो। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला था कि जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन करो, जब आप खाना बना रहे हैं, है ना, खाने को ढक के रखो। साथ ही साथ जो आप सब्जियां लेके आ रहे हो उन्हें प्रॉपरली वॉश करके कुक करो, ऐसा नहीं कि बस कोई भी गाजर ककड़ी है आप ऐसे ही खा रहे हो, क्योंकि मैंने पूरा बताया था रूट ऑफ ट्रांसमिशन में कि वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी, क्या आपको पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलरली पर्सन इन्फेक्टेड है या नॉन इन्फेक्टेड है। तो इस तरीके से इन सभी ट्रिगर को अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप हेपेटाइटिस से बच सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।